जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे होमवर्क सीरीज, जो आपका बिहार दरोगा पीटी एग्जाम के लिए होमवर्क सीरीज है, वो आपका डे 5 है फ्रेंड्स। इससे पहले मैंने 1 से लेके 4 तक का होमवर्क सीरीज मैं कंप्लीट कर दिया। और देखिए फ्रेंड्स, ये आज वीक का आज जो है वो लास्ट है, मतलब कि मंडे टू फ्राइडे। मैंने आपको बताया था कि मंडे टू फ्राइडे आपका जो है होमवर्क सीरीज चलता है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ ये देखिएगा, ये आज मंडे फ्राइडे है और इसके बाद मैं आप लोगों के लिए क्या सोचा हूँ कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक, सुनिएगा फ्रेंड्स, मंडे से लेकर जो फ्राइडे तक जितने भी आपके होमवर्क सीरीज हुए हैं, मैं उसको एक वीडियो का एक मास्टर वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 1 से लेकर 5 डेज तक जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, आप एक बार मैं वीडियो को मास्टर वीडियो के करीब में मैं आपको कल अपलोड कर दूंगा, और उसे आप जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और देखिए मैंने आपको कल करंट अफेयर्स पढ़ाया था, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बताया था कि सर यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। देखिएगा आप जाके, जहाँ जहाँ मैं हाईलाइट किया हूँ, अंडरलाइन किया हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप वही चीज़ पढ़िए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। अगर आपको एक्स्ट्रा चीज़ पढ़िएगा फालतू में, तो उसमें टाइम बर्बाद होगा। तो प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और टेलीग्राम के लिंक से ज्वाइन हो जाएगा इसके पीडीएफ के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोग जो करंट अफेयर्स बनाए उस पर प्यार भी दिए हैं, तो आप अगला करंट अफेयर्स में आप लोगों के लिए जरूर बनाओगे। देखिए पहला क्वेश्चन है कि नवंबर 2024 को COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। मैंने आपको बताया था COP29 के बारे में, पहला क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, ये जो किया गया था ना, अजरबैजान, याद रखिएगा कि अजरबैजान के बाकू शहर में, याद अजरबैजान के बाकू शहर में क्या हुआ था कि COP29 का आयोजन किया गया था। और COP28 भी बताया था मैं फ्रेंड्स आपको। COP28 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में। और COP30 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, देखिए किया नहीं, किया जाएगा, ये फ्यूचर में किया जाएगा। तो ये किया जाएगा ब्राज़ील में क्या होगी, COP30 का आयोजन किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर के, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के किस महाद्वीप में प्लास्टिक उत्पादन सर्वाधिक दर्ज किया गया। याद कीजिए, मैं इसको भी अंडरलाइन किया था और मैं बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, और वहाँ से क्वेश्चन बने थे। तो याद रखिएगा किस महाद्वीप में, तो याद रखिएगा एशिया महाद्वीप जो है, इसमें क्या हुआ था कि प्लास्टिक उत्पादन सर्वाधिक दर्ज किया गया था। किस महाद्वीप में, तो एशिया महाद्वीप में, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका वर्ष 2024 तक। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, वर्ष 2024 नहीं, याद कीजिए, मैं बताया था वर्ष 2040 तक कुल प्लास्टिक उत्पादन कितने मीट्रिक टन पहुंचने का अनुमान था 700 मीट्रिक टन। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था 700 मीट्रिक टन जो है वह 2040 तक प्लास्टिक उत्पादन इतना पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए ये सब क्वेश्चन मैं आपको अंडरलाइन किया था, प्लीज़ आप एक बार देखिए, पीसीएस मेकर चैनल से जुड़िए फ्रेंड्स। मैं आपको एक बार बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे बीपीएससी, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत अच्छा चैनल है। तो प्लीज़ आप इससे जुड़िए, आप लोगों के लिए मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा कंटिन्यू ऐसे ही, बस आप लोग का प्यार और आप लोग का सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स, प्लीज़। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि सतत विकास लक्ष्य SDG भारत में किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। देखिए ये सतत विकास लक्ष्य जो है ना, यह नीति आयोग के द्वारा लागू किया था। नीति आयोग के द्वारा क्या होता है फ्रेंड्स की लागू किया जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर बात करते हैं नीति आयोग की, तो मैं आपको बताया था 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ था। योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग का स्थापना हुआ था। और याद रखिएगा सतत विकास लक्ष्य में जो आपका लक्ष्य भारत का वो 17 है। याद रखिए कितना है, 17। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि SDG में कुल कितने लक्ष्य शामिल किए गए हैं, तो ये 17 लक्ष्य शामिल किए गए हैं। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए जो शीर्ष राज्य है आपका केरल है, केरल। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है कि सीरिया और तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप से बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था। याद रखिए ऑपरेशन दोस्त, ये बहुत बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ऑपरेशन दोस्त क्या हुआ था कि जब सीरिया में और तुर्की में जो भूकंप आया था, उसके लिए ऑपरेशन दोस्त जो है भारत ने बचाव के लिए चलाया था। अगला क्वेश्चन है क्या कि ऑपरेशन अमानत का संबंध किससे। देखिए ऑपरेशन अमानत का मतलब कोई खोई हुई वस्तु, तो जब हम ट्रेन में जाते हैं तो कोई वस्तु गुम हो जाती है ना, तो उसके लिए आरपीएफ ने, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ ने क्या हुआ था कि ऑपरेशन अमानत की शुरुआत की थी। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा किस देश के लिए चलाया गया था। देखिए ऑपरेशन गंगा जो हुआ था ना, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ था। रूस और यूक्रेन के बीच में क्या हुआ था कि युद्ध हुआ था, तो यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों के लिए ऑपरेशन गंगा भारत ने चलाया था। अगला 5 नंबर की संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग की 60वीं नहीं, याद कीजिए मैं आपको बताया था कि संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग का 68वीं बैठक का अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, तो ये अपना देश भारत करेगा और पहली बार करेगा, ये भी मैं आपको बताया था।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के ना अगर हम बात करते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और यूएनए का हेडक्वार्टर जो है आपका न्यूयॉर्क में है, याद रखिए न्यूयॉर्क में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। और याद रखिएगा इसके भी वर्तमान में जो अध्यक्ष है कौन है, तो याद रखिएगा एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष हैं। अगला आपका 6 नंबर, यूनिकॉर्न मस्तूल समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था। ये भी मैं आपको बताया था कि यूनिकॉर्न मस्तूल जो हुआ था ना, वो भारत और जापान के बीच में था, भारत और जापान के बीच में हुआ था यूनिकॉर्न मस्तूल। यहाँ से क्वेश्चन मैंने ये बताया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जीमेक्स सैन्य अभ्यास, देखिए जीमेक्स सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में, देखिए जीमेक्स मतलब जापान और इंडिया, याद रखिए था भारत और जापान के बीच में, भारत और जापान के बीच में जीमेक्स अभ्यास हुआ था। अगला देखिए यहाँ पे कि जीमेक्स नौसेना अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया है, तो याद रखिएगा यह जो आयोजित किया गया प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में जो है वह जीमेक्स जो नौसेना अभ्यास 2024 में है वो प्रशांत महासागर में आयोजित किया गया था। और याद रखिएगा प्रशांत महासागर के बारे में कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो प्रशांत महासागर। 7 नंबर है क्या कि रियाद शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया, ये भी मैं आपको क्वेश्चन बताया था, सऊदी अरब में हुआ था फ्रेंड्स रियाद शिखर सम्मेलन 2024। नेक्स्ट है कि शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। देखिए शिक्षा सम्मेलन का आयोजन जो किया गया है वो दुबई में किया गया, दुबई शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, दुबई में। 8 नंबर है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग में कितने देश शामिल है। याद रखिएगा कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक में जो है वो 21 देश शामिल है, 21 देश। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये क्वेश्चन तो मैं आपको अंडरलाइन हाईलाइट करके बताया था कि इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है जिन्हें हाल ही में गिरफ्तार करने का वारंट अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा जारी किया गया था, आईसीसी के द्वारा जारी किया गया। तो याद रखिएगा बेंजामिन नेतन्याहू को प्रधानमंत्री जो थे इजराइल के, उनको गिरफ्तार वारंट जारी किया गया था और इसने खारिज भी कर दिया था, ये ध्यान रखिएगा। अगला है आपका कि अल अक्सा मस्जिद कहाँ अवस्थित है। देखिए अल अक्सा मस्जिद ये भी मैं आपको बताया था कि अल अक्सा मस्जिद जो है वो आपके इजराइल में स्थित है, इजराइल के जेरूसलम में स्थित है, तो इजराइल के जेरूसलम याद रखिएगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, ये भी मैं बताया था कि जो आईसीसी है उसका आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो हेग नीदरलैंड में, याद रखिए द हेग नीदरलैंड में स्थित है, याद रखिए हेग नीदरलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय। तो देखिए फ्रेंड्स उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि जो आप करंट अफेयर्स कल पढ़े हैं उससे आपको बेनिफिट आज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने जो हाईलाइट किया और अंडरलाइन किया वो क्वेश्चन मैक्सिमम यहाँ पे देखने को मिला है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही, अगर आप लोगों का कमेंट रहेगा तो मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए हाईलाइट पहले उसको अच्छे से एनालिसिस करूँगा और कहाँ से क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है मैं क्वेश्चन को मतलब बताऊँगा, उसका वो उसको अच्छे से पढ़ाऊँगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट रहेगा मैं उसको नहीं पढ़ाऊँगा, उसमें आपको टाइम बर्बाद होगा, बहुत सारे होमवर्क रहते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्या कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है। देखिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना हुई थी ना 1967 में, 1967 में हुआ था। इसके मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी मुख्यालय है। आसियान में शामिल कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी। देखिए आसियान में जो है ना, आसियान का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा आसियान का फ्रेंड्स फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें जो टोटल देश है वो 11 देश शामिल है, 11 देश। अगला क्वेश्चन समझिएगा, इंपॉर्टेंट है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2026 तक विधानसभा की सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है। देखिए अगर हम बात करते हैं ना, पहला एक यहाँ पे पॉइंट बताते हैं 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, और इसमें कहा गया था 1976 के तहत क्या हुआ था कि 2001 तक कोई भी विधानसभा के सीटों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 2001 तक नहीं किया जाएगा, पहला संविधान संशोधन मतलब इसमें हुआ था। दूसरा हुआ था 42 के बाद 84वां संविधान संशोधन, याद रखिए 84वां संविधान संशोधन 2001 में कहा गया था कि 2026 तक कोई भी विधानसभा के सीटों तक परिवर्तन नहीं किया जाएगा, 2026 तक, ठीक है ना। और इसको बढ़ा के अभी हाल ही में 2028 कर दिया, ये भी ध्यान रखिएगा, 2028 कर दिया इसका लक्ष्य, ठीक है। जो आपको 2026 में जो संशोधन होने वाले थे तो इसको बढ़ा के 2028 भी कर दिया था, आई थिंक दूसरा सेट में मैं आप लोगों को बताया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा विधानसभा के सीटों में, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि संघ की कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। देखिए संघ की कार्यपालिका का उल्लेख जो है ना भाग 5 में किया गया, भाग 5 में। याद रखिएगा संघ की कार्यपालिका के तहत ना राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर,
40 नंबर देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन है क्या कि निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया। देखिए अगर हम बात करते हैं निर्माण पोर्टल का शुभारंभ जो किया गया है वह कोयला मंत्रालय के द्वारा, याद रखिएगा फ्रेंड्स, कोयला मंत्रालय के द्वारा किया गया है। कोयला मंत्रालय के द्वारा निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर कि पैरा खिलाड़ी अबनी लेखरा का संबंध, लखेरा का संबंध किस खेल से है। तो ये देखिए पैराशूटिंग से, पैराशूटिंग जो होता है, पैराशूटिंग इससे क्या है ये अब पैराशूटिंग का मतलब समझ रहा है, जो दिव्यांग लोग होते हैं, मतलब कि जो भी खिलाड़ी होते हैं जो दिव्यांग है, जिनका पैर नहीं है, आंख नहीं है, हाथ नहीं है, उसको पैरा खिलाड़ी कहते हैं। तो अबनी लखेरा का जो संबंध है वो पैराशूटिंग से संबंधित है। अब नेक्स्ट है कि 16 महाजनपदों में ऐसा महाजनपद जो दक्षिण भारत के में गोदावरी के किनारे तक स्थित है। देखिए अगर 16 महाजनपद की बात करें तो ये 600 ईसा पूर्व में क्या होता है, 16 महाजनपद की स्थापना हुआ था। और याद रखिए बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय, याद रखिए बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय और महावस्तु के अनुसार 16 महाजनपद इसमें वर्णित है, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। और एकमात्र कौन है जो गोदावरी नदी किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा उसका नाम है अस्मक, याद रखिए अस्मक जो महाजनपद है वह दक्षिण भारत में गोदावरी किनारे स्थित है, एकमात्र महाजनपद है जिसकी राजधानी पोटली या पोतन होता है, पोटली या पोतन इसकी राजधानी होती है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था तथा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की तो 1914 से हुआ था, 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। दूसरा हुआ था 1939 से 1945 से दूसरा विश्व युद्ध चला था। देखिए प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, तो हुआ क्या था ना कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो थे, ऑस्ट्रिया के राजकुमार जिसका नाम था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड, याद रखिएगा फर्डिनेंड का सोरोजवा में हत्या कर दिया गया था। सिरोजोवा में क्या हुआ था कि हत्या कर दिया गया था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड का सोरोजोवा में हत्या कर दिया था। और याद रखिएगा इसके कारण क्या होता है कि प्रथम विश्व शुरू हुआ था, और इस किस संधि के तहत, मतलब कि इसका जो होता है इसका मेन कारण वर्साई की संधि, याद रखिएगा कि वर्साई की संधि के तहत ये युद्ध समाप्त हुआ था, वर्साई की संधि के तहत, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर की किसी वस्तु की आरंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं विस्थापन। इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो विस्थापन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर की मानव शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका कौन सी होती है, तो ओवा होती है, ओवा होती है। अगला है 20 नंबर की एलपीजी मॉडल किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पेश किया गया था। देखिए एलपीजी मॉडल की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है एलपीजी का, याद रखिएगा लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। याद रखिए क्या मैंने बताया, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसका हिंदी होता है उदारीकरण, निजीकरण या वैश्वीकरण। तो याद रखिएगा कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पेश किया गया था। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ना कि 1991 में इसको पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा पेश किया गया था, पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा इसको पेश किया गया था। मतलब कि उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव थे। ये प्रधानमंत्री का काल इनको 1991 से लेकर 96 तक ये देश के प्रधानमंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव, जब एलपीजी मॉडल जो हुआ था पेश हुआ था। अगर हम बात करते हैं क्या कि जब एलपीजी मॉडल को लाया किसने था, तो याद रखिए 1990 में वित्त मंत्री थे हमारे कौन, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या होता कि एलपीजी मॉडल को लाया था। लेकिन किस प्रधानमंत्री के समय में पेश हुआ था, तो याद रखिएगा डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव के समय। अगला क्वेश्चन है आपका कि पटचित्र एक प्रकार का चित्रकला, इसका संबंध किस राज्य से है, तो इसका संबंध जो है आपका उड़ीसा से, उड़ीसा पटचित्र का संबंध किससे है, तो उड़ीसा से। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर की मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित करने में कितने आधार है। देखिए मैंने आपको कल बताया था कि मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित करने में 3 आधार है। पहला आधार आपको मैं बताया था कि जीवन प्रत्याशा, दूसरा है शिक्षा, तीसरा प्रति व्यक्ति आय। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको कल ही इसके बारे में बताया था, तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कि लाल सेना और चेका सेना का संबंध किस क्रांति से। देखिए लाल सेना और चेका सेना का संबंध है रूसी क्रांति से, रूसी क्रांति से है। और रूसी क्रांति कब हुआ था, तो 1917 में रूसी क्रांति हुआ था। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर की केंद्र राज्य संबंध के सुधारने तथा राज्यों की स्वायत्तता संबंधित मांगों की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई है। तो देखिए केंद्र राज्य संबंध के सुधारने तथा राज्यों की स्वायत्तता संबंधी मांगों की सिफारिश जो है ना सरकारिया आयोग, याद रखिएगा कि सरकारिया आयोग के द्वारा किया गया है, सरकारिया आयोग के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिए अगर सरकारिया आयोग का अगर गठन की बात करें तो 1986 में क्या हुआ था फ्रेंड्स, 1986 में सरकारिया आयोग का गठन हुआ था। पहला कि अपना रिपोर्ट पेश किया था 1987 में, और फाइनल रिपोर्ट जो सरकारिया आयोग ने पेश किया था वो किया था 1988 में। ये ध्यान रखिएगा तीनों पॉइंट। 1986 में गठन हुआ था, 1987 में रिपोर्ट पेश किया और फाइनल रिपोर्ट 1988 में पेश किया। देखिए सरकारिया आयोग में ना 3 सदस्य, पहला नाम है इनका आर.एस. सरकारिया, दूसरा है S.R. सेन और तीसरा है वी शिवरमन। तीसरा कौन है, तो वी शिवरमन।
अगला है 25 नंबर कि निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? देखिए ये अनुच्छेद 21 जो है वो आपके क्या है, निजता का अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त 12 व्यक्तियों के मनोनयन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया? देखिए अगर हम बात करते हैं ना, राष्ट्रपति ने राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और राज्य के नीति तत्व भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है 27 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता दर और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य कौन है? देखिए न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो महिला साक्षरता मतलब न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो राजस्थान है। याद रखिएगा कौन है? तो राजस्थान है। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जो राज्य है वो कौन है? तो बिहार है। बिहार, अपना बिहार, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर कि राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेता है? देखिए अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति के महाभियोग की तो याद रखिए राष्ट्रपति का महाभियोग ना अनुच्छेद आपका 61 यानी कि 61 में वर्णित है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग अगर लोकसभा या राज्य संसद के दोनों सदन, लोकसभा या राज्यसभा में से कोई लगाता है तो 14 दिन पहले पूर्व इनको सूचना दिया जाता है कि हम आप पे महाभियोग लगा रहे हैं। तो याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं क्या किसमें कौन भाग लेता है तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, ठीक है, निर्वाचित हो या मनोनीत सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। अगला है 29 नंबर की पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस समिति द्वारा दिया गया था? देखिए पंचायती राज की बात करें तो ये अनुच्छेद आपके 40 में वर्णित है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं पंचायती राज के बारे में तो याद रखिएगा ये जो है वो पंचायती राज की बात करें तो 73वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा कि 73वां संविधान संशोधन हुआ था। 73वां संविधान संशोधन तो 1992 में 73वां संविधान मतलब कि संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत कहा गया था कि एलएम सिंघवी समिति के सिफारिश पे क्या हुआ था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1992 में एलएम सिंघवी समिति के सिफारिश पे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या कि इसे और इसको लागू कब किया गया था तो याद रखिएगा 24 अप्रैल, डेट याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसको लागू कब किया गया था? 24 अप्रैल 1993। 92 को तहत सिफारिश किया गया था और लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, इसलिए 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती दिवस के रूप में मनाते हैं। ध्यान रखिएगा। और जब संवैधानिक दर्जा मिला था उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो सर पीवी नरसिम्हा राव थे। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि रेशम उत्पादन के लिए बिहार का प्रसिद्ध जिला कौन सा है जिसे सिल्क सिटी कहा जाता है? तो याद रखिए भागलपुर। बिहार का जो भागलपुर है उसे हम लोग सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला 31 नंबर की विशिष्ट द्वैतवाद का मत किस महान दार्शनिक द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था रामानुजाचार्य के द्वारा जो ये विशिष्ट द्वैतवाद का मत दिया गया था। अगला 32 नंबर की युवा विकास कार्यक्रम किस संस्था द्वारा चलाया गया था? तो याद रखिए कि युवा विकास कार्यक्रम जो है वो इसरो के द्वारा, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना हुआ था। याद रखिए 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर की बात करते हैं इसका बेंगलुरु है और वर्तमान में अध्यक्ष है वी नारायण इसके क्या है? अध्यक्ष है, नया बने हैं वी नारायण। अगला आपका 33 नंबर कि पलासी का युद्ध बंगाल के किस जिले में और किस नदी के तट पर लड़ा गया था? देखिए पलासी युद्ध की बात करते हैं ना तो देखिए पलासी का युद्ध जो हुआ था ना वो 23 जून, याद रखिएगा डेट 23 जून 1757 को हुआ था पलासी का युद्ध। ठीक है ना। और ये हुआ था बंगाल के नदिया जिला, ध्यान रखिएगा बंगाल के नदिया जिला में हुआ था। बंगाल के नदिया जिला में हुआ था, भागीरथी नदी पे हुआ था। इसका देखिए पलासी के युद्ध होने का तत्कालिक कारण पता है क्या है? ब्लैक होल की घटना ये तत्कालिक कारण था पलासी युद्ध होने का। तो क्वेश्चन आता है कि पलासी का युद्ध होने का तत्कालिक कारण क्या था? तो ब्लैक होल की घटना। मैं आगे ब्लैक होल के बारे में बताऊंगा। अगला देखते हैं 34 नंबर कि किस अनुच्छेद के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 मूल अधिकार को स्वतः निलंबन हो जाएगा? तो यह देखिए अगर हम बात करते हैं ना राष्ट्रीय आपातकाल की तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 मूल अधिकारों को स्वतः निलंबन हो जाएगा? तो याद रखिए अनुच्छेद 358 के तहत, अनुच्छेद 358 के तहत 19 में वर्णित 6 मूल अधिकार स्वतः निलंबन हो जाएगा। अगला है कि जर्मन सिल्वर किन धातुओं के योग से बने थे? देखिए जर्मन सिल्वर ना कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल के बने होते हैं। अगला देखिए यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक जीके है। देखिए यहाँ पे और देखिए फ्रेंड्स आपको ना मैं डेली आप लोगों के लिए होमवर्क ना आपके ग्रुप में सेंड कर दे रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो के एंड में भी बता देता हूँ और होमवर्क में जैसे मैं आपको पीडीएफ कुछ फॉर्मेट जो रहते हैं जिसमें आपका क्वेश्चन बैंक हो गया या कोई भी एक्स्ट्रा रहता है ना पीडीएफ और इसका जो
प्रैक्टिस सेट जो ये आपका होमवर्क का ये जो होमवर्क क्वेश्चन ये वाला है, इसको भी मैं क्या करता हूँ आपके ग्रुप में भेज देता हूँ। तो प्लीज़ आप टेलीग्राम के चैनल से ज्वाइन हो जाइए, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको हमेशा अपडेट करते रहते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड कोई रिजल्ट या कोई भी एडमिट कार्ड अगर डाउनलोड करना हो तो उसमें आप अपडेट करते रहते हैं। प्लीज़ आप उससे जुड़ जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट 36 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक युद्ध 1756 में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच प्रसा में हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था? तो याद रखिए तृतीय कर्नाटक युद्ध, याद रखिएगा कि तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच प्रसा में हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था। अगला है 1756, इसमें बंगाल नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो देखिए 1756 में बंगाल नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद ना बंगाल का जो नवाब बना वो कौन बना? तो सिराजुद्दौला। कौन बना? तो सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बना, सिराजुद्दौला। 38 नंबर की निम्नलिखित में से किसको बंगाल के नवाब बनाए जाने का वेंसिस्टर्ट ने 1760 की क्रांति की संज्ञा दी थी? तो देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसको बंगाल के नवाब बनाए जाने का वेंसिस्टर्ट ने 1760 की क्रांति की संज्ञा दी थी? तो याद रखिए मीर कासिम, याद रखिएगा मीर कासिम को। किसको संज्ञा दी गई थी? तो मीर कासिम को ये संज्ञा दी थी। और याद रखिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया था, मुंगेर को। और मुर्शिद कुली खां मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाया था, बंगाल की राजधानी। देखिए बंगाल की राजधानी की बात करते हैं, पहला ढाका था, उसके बाद आपका मुर्शिदाबाद था, उसके बाद क्या था? मुंगेर था। ये क्रम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 नंबर। क्वेश्चन है आपका कि किस विदेशी यात्री ने महाराजा रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है? तो किस विदेशी यात्री ने? तो याद रखिएगा विक्टर जाकमा जो है वह क्या हुआ था कि विक्टर जाकमा महाराजा रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है। 40 नंबर की भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो टीपू सुल्तान जो थे वह आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। कितने? टीपू सुल्तान ने। अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर की निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो किसने की थी? तो याद रखिएगा हैदर अली ने। किसने की थी? तो हैदर अली ने क्या हुआ था कि 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। किसकी सहायता से? तो फ्रांसीसियो की सहायता से। ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट है कि ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में घटित हुई थी? देखिए सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक होल की घटना हुई कब थी? तो याद रखिएगा 20 जून 1756 को हुई थी ब्लैक होल की घटना। इसमें क्या हुआ था ना कि सिराजुद्दौला ने बहुत सारे मतलब कि सैनिकों को उसमें एक छोटे से कोठी में बंद कर दिया था, और बंद करने के बाद बहुत सारे लोग उसमें मर गए थे, और वही ब्लैक होल की घटना थी। उसके बाद ना ब्लैक होल की घटना के बाद ही प्लासी का युद्ध हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। तो ब्लैक होल की घटना जो हुई थी वो मतलब किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? तो सिराजुद्दौला के समय होती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर की तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब और किस संधि के तहत समाप्त हुई थी? देखिए अगर हम बात करते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की, तो सबसे पहले तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय होती है। याद रखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में तृतीय मतलब कि ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुई थी। और देखिए मैं चारों ना आपको आंग्ल मैसूर युद्ध बता देता हूँ। देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था ना, प्रथम आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो 1700, देखिएगा फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से लेके 1764 से लेकर 67 तक यहाँ पे हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, याद रखिएगा 1764 से लेकर 67 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और याद रखिए इसमें मद्रास की संधि हुई थी, ये इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84 तक हुआ था। इसमें जो हुआ था वो मंगलौर की संधि हुई थी, इसके तहत समाप्त हुई थी। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 तक हुआ था, श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुई थी। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, इसमें कोई भी संधि नहीं, तो टीपू सुल्तान की इसमें मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब और किस संधि के तहत समाप्त हुई थी? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1792 में हुआ था, और श्रीरंगपट्टनम की संधि से क्या होता तहत इसको समाप्त की गई थी। अगला देखिए कि चट्टानों के विकास का कालक्रम अवस्थित कीजिए। कि सबसे पहले चट्टान का विकास हुआ था ना, आर्कियन क्रम का चट्टान हुआ था, उसके बाद धारवाड़ क्रम का चट्टान का विकास हुआ था, उसके बाद कुडप्पा क्रम का, और अंत में विंध्याचल चट्टानों का था। आंसर आप इसको लिख सकते हैं 3, 4, 1, 2। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है 45 नंबर की, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सैलों का निर्माण किस युग में हुआ है? तो ध्यान रखिएगा कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सैलों का जो निर्माण हुआ है वो जो आपको हुआ है क्रिटेशियस युग में। क्रिटेशियस, इसको लिख लीजिएगा आप, क्रिटेशियस
यस युग में हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट है आपका 46 नंबर की भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग गोंडवाना लैंड कहते हैं। याद रखिएगा उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसे हम लोग गोंडवाना लैंड कहते हैं, गोंडवाना लैंड। और याद रखिए भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला 47 नंबर की पैंजिया के विखंडन के फलस्वरूप लॉरेंसिया और गोंडवाना के बीच की जलराशि को क्या कहा जाता है, तो उसको जो कहा जाता है वो टेथिस सागर। क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि टेथिस सागर कहा जाता है, टेथिस सागर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर कि कौन सी चट्टान प्रणाली खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न चट्टान है, तो कौन सी चट्टानें हैं, तो याद रखिए धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न चट्टानें हैं। अगला 49 नंबर की महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। देखिए महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है वो अल्फ्रेड वेगनर, याद रखिएगा कि अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर की ज्वालामुखी उद्गार से नीले लावा के ठंडा होने पर किस चट्टान का निर्माण होता है। देखिए ज्वालामुखी जब निकलता है ना, उसे नीले लावा के ठंडा होने से ना वो जो चट्टान होता है उसका नाम है आग्नेय चट्टान। याद रखिए कौन सा चट्टान है, तो आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर की भारत में सबसे पुरानी और सबसे नवीनतम चट्टान कौन सी है। देखिए अगर हम बात करते हैं भारत की सबसे पुरानी ना, तो सबसे पुरानी जो चट्टान है वो आर्कियन क्रम की चट्टान है। याद रखिएगा कि आर्कियन क्रम की चट्टान है। और सबसे नवीनतम चट्टान कौन है, तो गोंडवाना क्रम की। याद रखिए सबसे नवीनतम कौन है, तो गोंडवाना। और गोंडवाना क्रम की चट्टान जहां दिखेंगे वहां पे कोयला के लिए जाना जाता है, गोंडवाना चट्टान कोयला के लिए, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52 नंबर, देखिएगा ध्यान से। 52 नंबर क्वेश्चन आपका है कि भारत में कोयला उत्खनन करने वाला भौमिकीय शैल समूह के किस नाम से जाना जाता है। देखिए अगर हम बात करते हैं कि भारत में कोयला उत्खनन करने वाले भौमिकीय सेल को हम लोग गोंडवाना क्रम के नाम से जानते हैं, गोंडवाना क्रम के नाम से जाना जाता है। अगला 53 नंबर की भारत को अपना पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम कीजिए। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम है। तो मैं आपको बताता हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए पड़ोसी देशों में मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो सबसे पहले सबसे छोटा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ लगाता है, ये आपको पता है, अफगानिस्तान के साथ लगाता है। अगर हम बात करते हैं कितना लगाता है, 106 किलोमीटर, आपको ये अच्छे से पता है। और सबसे ज़्यादा जो सीमा लगता है वो बांग्लादेश के साथ लगता है 496 किलोमीटर, ये भी आपको पता है। तो ये पता है तो ध्यान रखिएगा। हम अब आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में बोलना है, तो पहला हो जाएगा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। दूसरा पे बात करते हैं अफगानिस्तान की, अगर हम बात करें 106 किलोमीटर का भूटान की बात करें तो 699 किलोमीटर। उसके बाद भूटान की बात करें तो म्यांमार जो है वो 1643 किलोमीटर। म्यांमार की बात करते हैं नेपाल जो है 1751 किलोमीटर। अगर बात करते हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जो है फ्रेंड्स वो 3323 किलोमीटर। चीन की बात करें तो चीन जो है आपके 3488 किलोमीटर। और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश क्या है, तो 4096 किलोमीटर। तो देखिए फ्रेंड्स दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सबसे कम अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो अफगानिस्तान के साथ 106, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ 4096। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में आपको ऐसे ही क्रम दे देंगे, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये क्रम को नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। ध्यान रखिए बढ़ते क्रम में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर की भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम था। देखिए ये उच्च सदन का जो नाम था उसका नाम क्या था, काउंसिल ऑफ स्टेट। याद रखिएगा काउंसिल ऑफ क्या हो जाएगा, काउंसिल ऑफ स्टेट रहेगा इसका नाम। ठीक है, और ध्यान रखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक और पॉइंट आपको बताता हूँ। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक हो गए हैं, यानी कि मंडे टू फ्राइडे तक में। ठीक है, 5 दिन में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा, एक बार 2 बार और वीडियो देखिए। वीडियो जितना बार अगर आप वीक में अगर देखते हैं, जैसे में कि अगर आपको मैं मास्टर वीडियो अपलोड कर देता हूँ, लेकिन अगर इससे पहले आपको अगर एक वीडियो देखना है 40 मिनट का, तो प्लीज़ आप उसे जरूर देखिएगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स जब तक आप उस वीडियो को दोबारा नहीं देखिएगा ना, तो बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाइएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पढ़ा हुआ चीज़ को बार बार पढ़िए, ना कि कुछ नया पढ़ने की कोशिश कीजिए। पढ़ा हुआ चीज़ को बार बार करिएगा। देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इसमें क्वेश्चन बैंक, इनका जो ज्ञान बिंदु रोशन आनंद सर का जो क्वेश्चन बैंक है इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें लिखा हुआ कि 60% क्वेश्चन यहीं से आते हैं बिहार दरोगा में। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज से क्वेश्चन है, करंट अफेयर से क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो बहुत सारे क्वेश्चन मिला के इसको बनाया गया है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन, ये वीडियो को एक नहीं 1 2 3 बार देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि
हो गया काउंसिल, यहाँ पे हो गया काउंसिल ऑफ स्टेट हो गया। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर के 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल संख्या को कितने सदस्य निर्वाचित होने का प्रावधान किया गया। देखिए अगर हम बात करते हैं 1919 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानसभा को ना अभी वर्तमान में ना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीय विधानसभा को वर्तमान में हम लोग लोकसभा कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए उस समय ना केंद्रीय विधानसभा में जो मतलब सीट थी वो 145 क्या थे, 145 सदस्य थे। लेकिन 145 सदस्य में से ना 44 सदस्य होते थे मनोनीत, याद रखिएगा 44 सदस्य क्या होते थे तो मनोनीत होते थे, और आपका जो 101 सदस्य होते थे वो निर्वाचित होते थे, निर्वाचित। 44 सदस्य मनोनीत और 101 निर्वाचित होते हैं ना। जिसमें कि 233 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा क्या होते हैं, ये निर्वाचित होते हैं, और जो आपको जो 12 सदस्य जो होते हैं वो मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति राज्यसभा में, आप बताया ना। उसी प्रकार से यहाँ पे 1919 की बात किया जा रहा है, तो याद रखिए 145 सदस्य में से 101 सदस्य निर्वाचित होते थे और 44 सदस्य मनोनीत होते थे। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल संख्या के कितने सदस्य निर्वाचित होने का प्रावधान, निर्वाचित पूछा जा रहा है। तो निर्वाचित होते थे 101 और मनोनीत होते थे 44। तो ये ध्यान रखें, राइट आंसर 101 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अधोलिखित घटनाओं का सही क्रम। देखिए अगस्त घोषणा की बात करते हैं। सबसे पहले अगस्त घोषणा अगस्त 1917 में हुआ था, अगस्त घोषणा। और ये जो घोषणा हुआ था उसमें भारत के सचिव कौन थे, तो लॉर्ड मॉन्टेग्यू थे, लॉर्ड मॉन्टेग्यू, याद रखिएगा लॉर्ड मॉन्टेग्यू जो थे उस समय क्या थे, भारत के सचिव थे। उस समय अगस्त घोषणा आया था 1917 में। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे मैकडोनाल्ड अवार्ड। देखिए 16 अगस्त, याद रखिएगा मैकडोनाल्ड अवार्ड हुआ था 16 अगस्त 1932 को हुआ था, और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। याद रखिए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे 1932 में, तो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। अगला आपका अगस्त प्रस्ताव जो हुआ था 1940 में हुआ था, और लॉर्ड लिंथलिगो, याद रखिएगा लॉर्ड लिंथलिगो ने लाया था अगस्त प्रस्ताव 1940 में। अगला आपका बेवेल योजना आया था 1945 में, और याद रखना वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड बेवेल ने लाया था, वायसराय लॉर्ड बेवेल ने बेवेल योजना लाया था। तो क्रम आपका सही है, 1 2 3 4 सही है ईयर के अनुसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था। तो ये जो पारित किया गया था 1 अप्रैल, याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को पारित किया गया था भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था। तो ये जो अधिनियम है आपका याद रखिएगा 1909 का, याद रखिएगा फ्रेंड्स 1909 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान जो किया गया था 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। 59 नंबर क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत की विधायिका में शामिल है। देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत की विधायिका में शामिल है, तो भारत की विधायिका में जो शामिल है वो याद रखिएगा केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद शामिल है। याद रखिएगा केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद शामिल है। देखिए 1919 की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। केंद्रीय मैंने आपको बताया, आपको केंद्रीय, इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। केंद्रीय विधानसभा जो अभी आज वर्तमान में लोकसभा कहलाती है, केंद्रीय विधानसभा वर्तमान में लोकसभा कहलाती है, और राज्य परिषद आज विधान में राज्यसभा कहलाती है। तो याद रखिए केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद भारत की विधायिका में शामिल है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। देखिए द्वैध शासन की स्थापना केंद्र में ना 1935 के तहत की गई थी, और राज्य में 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत की गई थी राज्य में, याद रखिए 1919। 61 नंबर की महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया था। याद रखिए 1919, याद रखिए पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत दिया गया था। लेकिन पहली बार महिला ने वोट कब दिया था, तो 1926 में पहली बार महिलाओं ने वोट दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए फ्रेंड्स कि किस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। तो किसके तहत किया गया था फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत, 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया था। अगला 63 नंबर कि किस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया था। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। अगला 64 नंबर कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली का आरंभ किया गया था। तो याद रखिएगा 1909, ध्यान रखिएगा 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत क्या हुआ था कि
अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली का आरंभ किया था। और याद रखिएगा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल के जो प्रणेता है कौन थे, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। अगला 65 नंबर की प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारों निम्नलिखित में से किस एक एक्ट के अधीन गठित की गई थी। तो किस एक्ट के तहत, तो 1919 के एक्ट के तहत क्या होता है कि प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारों के अधीन गठित की गई थी 1919 के एक्ट के तहत। अगला 66 नंबर देखिएगा कि 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वह व्यक्ति कौन था, तो वह व्यक्ति था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। याद रखिएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो था वह 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन की धारणा को परिचित करवाया था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला 67 नंबर कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि को ही विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था। तो याद रखिए रॉलेट एक्ट 1919, बिना अपील बिना दलील के रॉलेट एक्ट 1919 के तहत क्या हुआ था कि बिना मुकदमा दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय में किसी व्यक्ति को कैद करने का प्रावधान किया गया था, रॉलेट एक्ट 1919 के तहत। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर की भारतीय सांविधिक आयोग 1928 की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता जो की थी वह सर जॉन साइमन ने 1928 की अध्यक्षता की थी। भारतीय सांविधिक आयोग 1928 की अध्यक्षता किसने की थी, सर जॉन साइमन ने। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर की निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्ति किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका 70 नंबर की औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना डैश के अधिनियम के तहत की गई थी। याद रखिएगा औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना जो है वह भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी, 1935, और इसे लागू हुआ था 1937 में हुआ था लागू। 1937 में क्या हुआ था कि लागू हुआ था, 1935 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर की भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई है। तो किस नाम से जानी गई है, तो माउंटबेटन योजना। याद रखिएगा कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई है, तो याद रखिएगा माउंटबेटन योजना आई थी कब, तो 3 जून, डेट याद रखिएगा कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई थी, 3 जून 1947 को। 72 नंबर की भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेट किस तारीख को मिला था। तो याद रखिएगा कि भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा मिला था 15 अगस्त 1947 को यह दर्जा मिला था। अगला 43 नंबर कि यूनेस्को में शामिल भारत के एकमात्र मिश्रित साइट धरोहर कौन सी है। देखिए यूनेस्को में जो शामिल भारत के एकमात्र मिश्रित साइट जो है ना वो कंचनजंगा है, कंचनजंगा ये है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 74 नंबर की यूनेस्को में भारत की पहली धरोहर कौन सी है जिन्हें सन 1983 में शामिल किया गया था। देखिए पहली धरोहर की बात करें ना तो ताजमहल, याद रखिएगा ताजमहल है, 1983 में भी इसको शामिल किया गया। ताजमहल के बाद आपको आगरा का किला भी 1983 में शामिल किया गया था, अजंता का गुफा भी 1983 में शामिल किया गया था, तो याद रखिएगा। यूनेस्को में शामिल भारत के कुल कितने साइट है। देखिए यूनेस्को में ना 43 साइट टोटल भारत में है, और नवीनतम जो 43वां साइट जो है ना मोइदम है जो असम में है। अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा यूनेस्को में कौन सा देश शामिल है, तो याद रखिएगा इटली है, लगभग 60 गो स्थल इसका शामिल है इटली का। अगला याद रखिए। अगला क्वेश्चन है क्या 39वां धरोहर कौन सी है, तो याद रखिए रामरप्पा जो मंदिर है जो तेलंगाना में शिव मंदिर है, तेलंगाना में रामप्पा मंदिर। 40वीं धरोहर कौन सी है, तो याद रखिएगा धौलावीरा जो गुजरात में, धौलावीरा जो कहाँ है गुजरात में है। 41वीं कौन सी है, तो 41वीं जो है वो शांति निकेतन जो वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में है। और 42वां धरोहर कौन सी है, तो 42वां धरोहर होयसल मंदिर है जो आपका कर्नाटक में है। और 43वां मैंने बताया आपको 43वां धरोहर कौन सी है, तो याद रखिएगा मोइदम है जो असम राज्य में स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स ये आज आपका वीडियो था, मैं आपको होमवर्क सीरीज में आज का होमवर्क बता। और देखिए फ्रेंड्स मैं होमवर्क बनाने से पहले देखिए आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए नॉट सब्सक्राइब 74%। देखिए आप लोग फ्रेंड्स वीडियो को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप कुछ गुरु दक्षिणा अगर देना चाहते हैं तो बस आपको जो रेड कलर का जो बटन है सब्सक्राइब का, उसको प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यही आप लोग से रिक्वेस्ट है। देखिए सब्सक्राइब मात्र 25% ही लोग सब्सक्राइब करके देखते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए इतना कर ही सकते हैं। और
और देखिए आप लोग कमेंट कीजिएगा करंट अफेयर्स का आगे वीडियो चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा करंट अफेयर्स तो मैं आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करूंगा। याद रखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पीसीएस मेकर पे आपको ये जो डेली का होमवर्क है वो सबसे पहले आपको पीसीएस मेकर के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा, और आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए ये डे 5 है और ये होमवर्क आपको 27/1 का है, यानी कि मंडे का होमवर्क है फ्रेंड्स, मंडे का। और इससे पहले जितना भी होमवर्क है सभी आप रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे जो है ये चलता है होमवर्क, फिर आपको मंडे को चलेगा। और एक और बात, मैं आप लोगों के लिए एक फुल मॉक टेस्ट लाने का कोशिश कर रहा हूँ, बिहार दरोगा फुल मॉक टेस्ट। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगर वो मॉक टेस्ट चाहिए तो मैं आप लोग को संडे को यानी कि 26 जनवरी को मैं अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं फुल दरोगा का मॉक टेस्ट अपलोड करूँगा। तो देखिए आज का होमवर्क, सबसे पहले होमवर्क में फ्रेंड्स आपका है क्वेश्चन बैंक में सेट 2 जो हम लोग पढ़ रहे थे, पेज नंबर वही आप पेज नंबर देखिए, क्वेश्चन बैंक में 88 से 98 है, जो भी सेट है 2, 3 जो भी आप देख लीजिएगा। से पेज नंबर 88 से 98 मैं ऐसे ग्रुप में आपको भेज दूंगा। करंट अफेयर से पेज नंबर 31 से 35 यानी कि परीक्षा बंधन का जो मैंने कल 26 से लेकर 30 तक करवाया था, तो आप लोग का अगर डिमांड रहा तो मैं 31 से 35 भी आज करवा दूंगा। कमेंट आपको जितना आएगा मैं जरूर करवाऊंगा। हिस्ट्री में बात करें तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार, बंगाल, मैसूर, अवध कैसे क्षेत्र को जीता गया उसके बारे में पढ़ेंगे, भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। अगला है आपका पॉलिटी में संविधान सभा पूरा पढ़ना है आपको। ज्योग्राफी में भारत के पर्वत, मतलब भारत के जितने भी पर्वत है, हिमालय पर्वत जो भी पर्वत है सभी पढ़ना, चट्टान नहीं पढ़ना, केवल पर्वत पढ़ना है। और अगला है आपका स्ट्रेटेजिक में यूनेस्को में शामिल अमूर्त स्थल, अमूर्त स्थल को ये क्या करना है फ्रेंड्स, इसको आप लोग को पढ़ना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ये आज का डे 5 जो क्वेश्चन है जो आपका कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। और प्लीज़ आप लोग डे 1 से लेके 5 तक का मैं आपको मास्टर वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। अगर आपको सिंगल वीडियो भी देखना है तो आप उसे जाके जरूर देखिएगा। और ये 1 to 5 आई थिंक मास्टर वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपलोड कर लूँ, ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा ईजी होगा। तो प्लीज़ आप इसलिए चैनल पीसीएस मेकर को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आप लोग के लिए ऐसे ही हमेशा मेहनत करते रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।